है एवरीवन। आज 25 जून 2025। तो आज के हमारे द हिंदू के टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो 17 नंबर का गोल था उसके रिलेटेड रिपोर्ट आई है। पूरी कंट्रीज़ की क्या स्थिति रही है उसमें हम देखेंगे भारत कौन से स्थान पर है। उसके बाद कर्नाटक में एक नई खोज की गई है। 15वीं सदी का एक वहाँ पर दीप मिला है, मतलब दिया जिसे बोलते हैं वो मिला है। उसके बाद सेबी कुछ बुनियादी ढांचे में बदलाव करने के प्रस्ताव रख रहा है। तो ये इन सभी को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रैंकिंग की। फर्स्ट टाइम इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग्स, मतलब पूरे ग्लोबल में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो पहली बार ऐसा हुआ भारत ने 100 से, मतलब जो 100 का आंकड़ा है उसको कम कर दिया है। मतलब 100 पहले हमेशा 100 से ऊपर ही रैंकिंग रहती थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है इस बार कि 100 से कम रैंकिंग आई है भारत की। ये 17 नंबर गोल की बात हो रही है। भारत ने पहली बार पूरे विश्व में सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया, मतलब पहले 100 में से स्थान हासिल किया। और इसकी जो 10वीं रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत 167 देशों में से 99वें स्थान पर है। मतलब जो 167 कंट्रीज़ थी उसमें 99 स्थान पर भारत है। भारत के अगर स्कोर की बात करें तो 67 है, ये स्कोर है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। 67 स्कोर है इसके और 99 मतलब रैंकिंग आई है भारत की। 2024 में 109वें रैंक से, मतलब कि 2024 की रिपोर्ट जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो 109वें रैंक पे भारत आता है। भारत की प्रगति कैसे हुई? गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे में सुधार, इन सभी से प्रेरित हुई है। मतलब कि इन सभी को जो है पैरामीटर्स को चेक करते हुए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। वैश्विक स्तर पर एसडीजी की प्रगति हालांकि रुकी हुई है, मतलब पूरे विश्व में केवल 17% लक्ष्य 2030 तक पूरे होने की उम्मीद है। मतलब कि 2030 तक जो लक्ष्य रखे गए थे पूरे होने की, उसमें अब ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 17% ही पूरे हो सकते हैं। क्योंकि पूरे विश्व में क्या है, अभी पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। एक तरफ तो कुछ वॉर की स्थिति बनी हुई है ना, दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जिनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रही। तो इसी तरह अब ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा एक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो मतलब गोल्स हैं इनको पूरी तरह से 2030 तक पूरा नहीं किया जा सकता, 17% ही इसको पूरा किया जाएगा, मतलब ऐसी संभावना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आप देखिए, सबसे पहले है शून्य गरीबी, मतलब गरीबी नहीं होनी चाहिए उस देश में। दूसरा भूखमरी, शून्य भूखमरी। तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। अगर गरीबी ख़त्म करनी है तो भूखमरी नहीं होनी चाहिए, है ना। गरीबी ख़त्म हो गई तो भूखमरी नहीं होगी। उसके बाद भूखमरी नहीं होगी तो लोग क्या होंगे? हेल्दी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। उसके बाद खुशहाल अगर खुश रहेंगे तो सभी को गुणात्मक पूर्ण शिक्षा मिलेगी। फिर शिक्षा अगर दी जाएगी लोगों को तो जो असमानता लड़के लड़की के बीच लैंगिक असमानता वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद स्वच्छ जल और स्वच्छता होगी। 7वां नंबर है सस्ती और प्रदूषण मुक्त जो ऊर्जा है। आठवां गोल है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि होगी। 9वां उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। 10वां असमानताओं में कमी होगी। 11 नंबर है स्वहनीय शहर होंगे और समुदाय। 12 है स्वहनीय उपयोग और उत्पादन किया जाएगा। जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। और 17 है लक्ष्य हेतु भागीदारी। तो जो 17 नंबर गोल था ये वाला हमारा लास्ट वाला, ये जो है लक्ष्य हेतु भागीदारी, तो इसको अभी पूरा मतलब किया गया। तो भारत की जो रैंकिंग है 99 नंबर पर आई है। बाकी कंट्रीज़ की अगर हम सिचुएशन देखें तो चीन भारत से आगे ही रहता है, तो 49 नंबर पे चीन और 44 नंबर पे अमेरिका। भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें भूटान जो है वो 74 नंबर पर है, मतलब भारत से तो आगे ही है। नेपाल के 66 अंक है और वो 85 स्थान पर है। बंगाल के 63.9 मार्क्स मिले हुए हैं, तो 114 नंबर पे है बंगाल। और पाकिस्तान जो है 140वें स्थान पर है। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे पीछे हैं, बाकी हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं वो आगे हैं।
भारत के समुद्री पड़ोसी देश जिसमें मालदीव, श्रीलंका, मालदीव बहुत आगे 53 नंबर पे है और जो श्रीलंका वो 93rd नंबर पे है। तो ये बाकी कंट्रीज हमारी नेबर कंट्रीज। अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की। 15th सेंचुरी लैम्प डिस्कवर्ड इन कर्नाटका टेम्पल। तो कर्नाटका के टेम्पल है एक, उसमें जो 15th सेंचुरी का लैम्प मिला है उसकी खोज की गई है। कर्नाटका के जो उडुपी ज़िले हैं उसमें अनंत पद्मनाभ मंदिर में ये एक दीपक मिला है। इसकी खोज पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि इससे इतिहास की और बहुत सारी खोज पता चल सकती है। अब इस मंदिर के बारे में देखते हैं। अनंत पद्मनाभ मंदिर उडुपी कर्नाटक में है और ये उडुपी ज़िले में है। भगवान विष्णु को समर्पित है। आपने देखा होगा साउथ के जो मंदिर होते हैं इतिहास में, जब प्राचीन काल के मंदिर बने हुए, वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं को मतलब समर्पित होते हैं। तो ये जो है उडुपी का मंदिर अनंत पद्मनाभ, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अपनी प्राचीनता, धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। 24 जून 2025 को इस मंदिर में 15वीं सदी का एक दुर्लभ दीपक मिला है जो कि इसकी ऐतिहासिकता को और उजागर करता है। ये मंदिर स्थानीय भक्तों के बीच पूजनीय है। क्षेत्र की संस्कृति, धार्मिक के लिए काफ़ी महत्व है। इतिहास इसका देखें तो ये मंदिर जो है दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना मध्यकाल में हुई थी। 15वीं सदी के दीपक की खोज से पता चलेगा कि मंदिर कम से कम 500-600 वर्ष पुराना है। मतलब जो खोज की गई है 15वीं सदी की खोज हुई है, तो इससे ये पता चल रहा है कि मंदिर जो है 500-600 साल पुराना है और ये जो लैंप मिला है वो भी इतना पुराना है। कुछ स्थानीय मान्यता है जहाँ वहाँ पर जो धारणाएँ बनी हुई, लोगों की मान्यताएँ, विश्वास हैं, उसके अकॉर्डिंग कि ये भगवान विष्णु के अनंत शयन रूप, मतलब भगवान विष्णु के भी बहुत सारे रूप थे, उनमें जो शेषनाग पर विश्राम करता हुआ एक रूप है उसको ये मंदिर समर्पित है। दक्षिण भारत में ये वैष्णव परंपरा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो मंदिरों की वास्तुकला और जो निर्माण शैली थी वो बहुत अच्छे तरह से बनी हुई थी। तो वहाँ पर जो मंदिर थे वो ज़्यादातर शिव, विष्णु और ब्रह्मा को, ये देवताओं को समर्पित थे और इसमें भी उनके जो अलग अलग रूप होते हैं उनके अलग अलग रूपों को लेकर ये मंदिरों का निर्माण किया गया था। उडुपी क्षेत्र में वैष्णव परंपरा का प्रभाव माधवाचार्य के समय से रहा है। 13वीं सदी से लेकर उन्होंने द्वैत वेदांत दर्शन की स्थापना की थी। ऐसा है कि ये मंदिर भी उस समय की धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है, तो ऐसे अंदाज लगाए जा रहे हैं। मंदिर का जो स्थापत्य है द्रविड़ शैली से प्रभावित है, मतलब मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली की बनी हुई है, जैसे दक्षिण भारत में और कई मंदिरों में देखा जाता है। हालांकि इसकी वास्तुकला के बारे में अभी तक जानकारी जो है विस्तृत, मतलब पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ऐसा है कि ये जो मंदिर है द्रविड़ शैली से प्रभावित है। अब दीपक की बात करते हैं। जो अभी खोज में दीपक मिला है प्राचीनता और उस समय की जो शिल्प कला को दर्शाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग होता होगा। आज भी लोग आप देखते होंगे दीपक वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसी तरह इसका भी यूज़ होता होगा। ये एक महत्वपूर्ण एविडेंस मिला है। इस खोज ने मंदिर को पुरातात्विक ऐतिहासिक दृष्टि से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया है, क्योंकि बहुत पुरानी यहाँ पर जहाँ पर कोई भी वस्तु मिलती है तो वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दक्षिण भारतीय मंदिर परंपराओं के मंदिरों में से एक है। तो अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है सेबी से रिलेटेड। सेबी अपने जो बुनियादी ढांचा है उसमें बदलाव करने की प्रस्ताव रखता जा रहा है। सेबी मूल्स मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन रीजिंग टू बूस्ट गवर्नेंस, मतलब कि अपनी गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए ये बुनियादी ढांचे में बदलाव की बात आ रही है। सबसे पहले हम देखते हैं सेबी है क्या। सेबी की फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया की एक कैपिटल मार्केट है जो कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही, मतलब यहाँ की विश्वास नहीं, जिस पर मतलब भरोसा कर सकते लोग, तो वो मार्केट है। सेबी क्या क्या करती है, ठीक है। सेबी मतलब ये जो बोर्ड है क्या क्या करता है। रेगुलेट स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, लाइसेंस आईपीओ देना, प्रिवेंट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोटेक्ट्स रिटेल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना। कब से है? 1992 में सेबी एक्ट लेकर आया गया था, उसके अंडर ये बनाई गई है। एंड स्ट्रक्चर मार्केट ऑपरेशंस,
इसको ऐड किया गया है। सेबी हमारे लिए क्या कर सकती है, मतलब कि सेबी फॉर यू इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को इंश्योर करती है। प्रिवेंट फ्रॉड को रोकती है। कीप्स ब्रोकर्स अकाउंटेबल, जो ब्रोकर्स होते हैं उनको अकाउंटेबल रखती है ये। अब देखिए सेबी बाज़ार जो है अवसंरचना संस्थानों में सुधार पर विचार कर रही है, शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपने गवर्नेंस सिस्टम को। कौन कौन से बदलाव के प्रस्ताव रखे गए हैं? शासन प्रणाली को मजबूती देने के लिए निगरानी को सख्त बनाना चाहता है ताकि स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग कॉरपोरेशंस में हितों के टकराव को कम किया जा सके। संभावित कदम में बोर्ड सदस्यों के लिए सख्त योग्यता, मानदंड, प्रबंधन की जवाबदेही बढ़ाना, ये सभी शामिल हो सकता है। इसके अलावा व्यावसायिक और नियामक भूमिका को अलग करना चाहती है, जो कि व्यावसायिक है, जैसे कि MIAS जिसमें NSE, BSE कंपनी उनके व्यवसाय और जो नियामक दोनों कार्य करते हैं उनको जिससे पक्षपात का खतरा रहता है, मतलब ये दोनों काम ही करते हैं MIAS, तो इनको अलग अलग करने का एक प्रस्ताव रखा गया। सेबी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए जोर दे सकता है। पारदर्शिता और खुलासे बढ़ाना, मतलब पारदर्शिता करनी, ये भी एक चेंज किया जा रहा है। अब जो भी संचालन है, जोखिम प्रबंधन, कोई रिस्क होता है या निर्णय प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी जो सार्वजनिक करनी पड़ सकती है, मतलब कि पब्लिकली जानकारी देनी पड़ सकती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। इससे में साइबर सुरक्षा, शासन प्रथाओं की रिपोर्टिंग भी शामिल हो सकती है। जोखिम प्रबंधन और स्थिरता, मतलब जो रिस्क है उसको कंट्रोल करना और जो स्थिरता, स्टेबिलिटी को मतलब कि इम्प्लीमेंट करना। क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के लिए जोखिम नियमों को ख़त्म किया जा सकता है। बाज़ार में सिस्टमेटिक जोखिमों को रोकने के लिए नए उपाय लागू किए जा सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव के प्रस्ताव रखे गए हैं। स्वामित्व और शेयरधारिता नियमों में बदलाव भी होंगे। शेयरधारकों की सूची की हिस्सेदारी पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। शेयरधारक मतलब कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, तो उन पर जो प्रतिबंध है वो और ज़्यादा लगाए जा सकते हैं। किसी एक संस्था की अधिकतम हिस्सेदारी सीमित की जा सकती है। जैसे कोई एक संस्था मान लीजिए है कोई भी एक, तो उसके द्वारा ज़्यादा हिस्सेदारी की जा रही है तो उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये कदम आखिर क्यों उठाया जा रहा है, ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? NSE को लोकेशन घोटाले मामलों में MIAS में शासन की कमजोरी को उजागर किया। वैश्विक मानकों के अनुसार बाजार अवसंरचना को मजबूत शासन प्रणाली की ज़रूरत होती है। निवेशकों के हितों की सुरक्षा, बाजार स्थिरता सेबी की प्राथमिकता है। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो इन्वेस्टर होते हैं और उनकी सुरक्षा और उनका जो विश्वास है उसको बरकरार रखना, तो ये सेबी की एक प्रेफरेंस होती है कि जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है उसको कोई भी नुकसान या कोई भी उसको रिस्क तरह का कुछ भी फील ना हो कि मैंने गलती कर दी या कोई ऐसा है कि जो सेबी में एक बार इन्वेस्ट करे तो ऐसे मतलब कि उनके सामने ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है कि वो फिर से इन्वेस्ट करने लगे। इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, प्रभाव क्या होंगे? इससे जो इन्वेस्टर उनका विश्वास बढ़ेगा, शासन प्रणाली और ज़्यादा पारदर्शी होगी क्योंकि अब पब्लिकली हर एक चीज़ को किया जाएगा, पूरे प्रोसेस को। MIAS के लिए अनुपालन कंप्लायंस नियम सख्त किए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी को पुनर्गठन की लागत वहन करनी पड़ सकती है, तो ये सभी प्रभाव पड़ सकते हैं इससे। मतलब मेन चीज़ यही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक द हिंदू के। तो मिलते हैं हम अपने कल के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।